अब संज्ञा क्या था, तो किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है, जो कि सरल भाषा में मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। चाहे वो राम हो, सीता हो, गीता हो, गंगा हो, यमुना हो, जमुना हो, वो क्या है, आपकी संज्ञा है। अब उसकी जगह पर आप कोई अन्य शब्द यानी कि इस्तेमाल करते हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्वर नाम कहला जाएगा। ओके, अब ये स्वरनाम जो होते हैं, जैसे संज्ञा 3 भेद होते हैं संज्ञा में, और कई बच्चे कहते हैं सर 5 भेद होते हैं, वो 5 नहीं 2 उपभेद होते हैं उसके। ओके, वैसे ही स्वरनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला प्रश्नवाचक स्वरनाम, दूसरा निश्चयवाचक स्वरनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक स्वरनाम, नेक्स्ट है निजीवाचक स्वरनाम, फिफ्थ है संबंधवाचक स्वरनाम, और सिक्स्थ है आपका प्रश्नवाचक स्वरनाम। तो ये 6 प्रकार के स्वरनाम होते हैं, और इन्हीं 6 प्रकार के स्वरनामों को मैं आपको विस्तारित में बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन है और किस प्रकार से आपका पोर्शन यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है। ओके, तो पहला लिख लीजिए अपना पुरुषवाचक स्वरनाम। तो इसको शाब्दिक अर्थ में इसको क्या कहा जाता है, तो जिन स्वरनामों का प्रयोग वक्ता यानी कि जो बोलता है वो, यानी कि जैसे मैं क्या हूं, वक्ता हूं, अपने लिए, श्रोता के लिए एवं किसी अन्य के लिए करता है, वो पुरुषवाचक स्वरनाम कहलाता है। यानी कि सरल शाब्दिक अर्थ में कहा जाए, कोई भी स्वरनाम का प्रयोग, जैसे कि वक्ता मैं, आपका श्रोता यानी कि सुनने वाला, सामने वाला, या फिर किसी और व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, तो तीनों चीज का जब आप इस्तेमाल करते हो, किसी का एक का भी उनमें से, तो वो क्या कहलाता है, आपका पुरुषवाचक स्वरनाम कहलाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुषवाचक स्वरनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो पुरुषवाचक स्वरनाम जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष स्वरनाम। ओके, तो ये 3 प्रकार के आपके स्वरनाम होते हैं पुरुषवाचक के अंदर। अब ये तीनों को मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, और इन्हीं तीनों को मिलाकर पुरुषवाचक स्वरनाम बनता है। पहली बात कर लेते हैं हम उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष कहने का मतलब है कि खुद मेन जो पर्सन है उसकी बात करी जा रही है। जैसे कि यहाँ पर आपके कीवर्ड जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे मैं, मुझे, हम, हमें, या फिर इसके अलावा मुझको, मेरा, हमारा, हमको, ये जो सारी चीजें आती है ना, यानी कि जब अपने आप की बात करी जा रही हो, वो क्या कहलाएगा, आपका उत्तम पुरुष कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, मैं चुटकुले सुनाऊंगी। अब यहाँ पर क्या है, मैं यानी कि हम, अब वहीं पर ही यानी कि मैं हो गया, आप बोलोगे तो आप हो जाओगे। ओके, अब मैं की जगह हम लगा लो, मुझे लगा लो कि मुझे चुटकुला सुनाना है, या हम चुटकुले सुनाएंगे, या हमें चुटकुले सुनाने हैं, मैं चुटकुला सुनाऊंगी, कुछ भी लगा सकते हो। तो वो क्या कहलाएगा, आपका उत्तम पुरुष, जब खुद से कोई काम करा जा रहा हो। ओके, दूसरा आपका मध्य पुरुष। इसमें क्या होता है, खुद ना करके सामने वाले की बात करी जा रही है, जैसे कि तुम, तू, तुम्हारा, आप, तुम्हारे, या फिर आपके इसी प्रकार के जो अन्य कीवर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, जिसमें आप खुद ना करके सामने वाले की बात कर रहे हो। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, आप क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करी जा रही है, आप अपनी बात ना करके दूसरों से पूछ रहे हो। पहले आप क्या कर रहे थे, अपनी बात कर रहे थे, आप क्या कर रहे हो, दूसरों की बात कर रहे हो। तो दूसरा जब व्यक्ति की संबोधन किया जाए, तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ऐसे वाले कीवर्ड्स आए, तो वो क्या कहलाएगा, मध्य पुरुष कहलाएगा। और लास्ट में आता है आपका अन्य पुरुष, यानी कि जब आप अपनी भी बात नहीं कर रहे हो, सामने वाले की भी बात नहीं कर रहे हो, आप दोनों मिलकर किसी और की बात कर रहे हो। जैसे कि वह, उसे, उन्हें, वह, या फिर इसके अलावा उन्होंने, उन्हें, उसका, उसे, इस प्रकार के जो कीवर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में, वह कहाँ चला गया। अब यहाँ पर तुम ना ही अपनी बात कर रहे हो, ना ही जो आपके सामने सुन रहा है उसकी बात कर रहे हो, आप दोनों मिलकर किसी और की बात कर रहे हो। तो अब जब आप दोनों मिलकर किसी और की बात कर रहे होते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका अन्य पुरुष कहलाता है। ओके, तो आप जब इन तीनों चीज का कहीं पर भी प्रयोग कराओगे तो पुरुषवाचक स्वरनाम होता है, या फिर उसके अंदर से भी आपको ऑप्शन में दे दे उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष या अन्य पुरुष किसका है, तब आप देख सकते हो जब खुद की बात करी जाए तो उत्तम पुरुष, सामने वाले की बात करी जाए तो मध्य पुरुष, दोनों मिलकर किसी और की बात करी जाए तो अन्य पुरुष के अंदर आता है वो। ओके, नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक स्वरनाम। अब इसमें क्या होगा, तो इसके कीवर्ड्स भी हैं, जैसे कि यहाँ, यह, वह या वे, ये वाले जो शब्द आ जाते हैं ना, इन प्रकार के कीवर्ड्स कहीं पर आपके इस्तेमाल किए जाएंगे ना, तो वो क्या कहलाएगा, आपका निश्चयवाचक स्वरनाम। यानी कि जिस स्वरनाम से निकट या दूर का निश्चयात्मक बोध हो उन्हें निश्चयवाचक स्वरनाम
कहते हैं। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर देखो कीवर्ड आ गया यह, ये, या वह, या वे। तो इन प्रकार के कीवर्ड्स देख सकते हो। यह पुस्तक मेरी है, तो क्या है, निश्चित बात पता चल रही है कि ये पुस्तक क्या है, मेरी है। दूसरा, वह मेरा मित्र है, साफ शब्दों में पता चल रहा है कि वो मित्र कौन है, मेरा मित्र है। अब यहाँ पर संदेह होता तब बात अलग थी, यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म हो रहा है कि ये, यहाँ पर यही लिख देते ये बुक किसकी है, तो अभी किसी को पता नहीं है तो वो निश्चित में नहीं आता। यहाँ पर क्या लिख रखा है, यह पुस्तक मेरी है, बिल्कुल निश्चित है, ठोस है कि ये मेरी पुस्तक है। वह मेरा मित्र है, ठोस बात है कि मेरा मित्र है। ओके, तो जब भी चीज, सारी चीज फिक्स होगी वो क्या आएगा, आपका निश्चयवाचक स्वरनाम के अंदर आएगा। नेक्स्ट है आपका अनिश्चयवाचक स्वरनाम। अब इसके अंदर कौन सा आएगा, तो जैसे कि कीवर्ड्स देख सकते हो, कोई, कुछ या कहीं, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो अनिश्चयवाचक स्वरनाम होगा। या फिर जिन स्वरनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान के लिए किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक स्वरनाम ये कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, मुझे कुछ खाना है। अब आपने ये तो बोल दिया मुझे कुछ खाना है, लेकिन खाना क्या है, कुछ कंफर्म है, कुछ निश्चित है, नहीं। आपने बोला मुझे रोटी दाल खानी है तो निश्चित है, लेकिन मुझे कुछ खाना है, कुछ भी मिल जाए लेकिन खाना है। वहीं पर ही वह अचानक कहीं चला गया, कहाँ चला गया, कुछ पता है, नहीं पता। तो जब भी नहीं पता हो कि क्या हो रहा है, किस चीज के लिए बोला जा रहा है, वो किस में आएगा, आपका अनिश्चयवाचक स्वरनाम के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट है निजीवाचक स्वरनाम। इसमें कीवर्ड्स क्या होंगे, स्वयं, खुद या फिर अपने आप, यानी कि वो सारे काम जब आप खुद कर लो। अधिकतर ये 3 कीवर्ड्स ही आते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि जिस स्वरनाम शब्दों का प्रयोग करता, यानी कि खुद जो काम कर रहा है, के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, निश्चयवाचक स्वरनाम कहलाता है। यहाँ पर साफ शब्दों में कहा है, जब कर्ता जो होगा काम को करने वाला, वो अपने आप का बोध कराने के लिए किया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, निजीवाचक स्वरनाम कहलाया जाएगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि इस सवाल का हल अपने आप निकालो। तो यहाँ पर क्या करा जा रहा है, एक तो कीवर्ड आ गया अपने आप, और क्या करा जा रहा है कि खुद करा जा रहा है। जब आप स्वयं को काम खुद करते हो, कोई काम स्वयं करते हो, तो किस में आता है, आपका निजीवाचक में। देख सकते हो, इस सवाल का हल अपने आप निकालो, या फिर वह सारी बात खुद समझ जाएगा। क्या करेगा, वो खुद समझ रहा है, अपने आप कर रहा है सारा काम। तो जहां पर भी आपको 3 कीवर्ड, 99.9% आपको निजीवाचक स्वरनाम के अंदर ये 3 कीवर्ड ही देखने को मिलेंगे, स्वयं, खुद, अपने आप। देखते ही पता चल जाएगा, बिल्कुल सिंपल होते हैं ये वाले। ओके, नेक्स्ट है संबंधवाचक स्वरनाम। इसमें क्या होगा, जैसे वैसे, जो वो, जो सो, मतलब दोनों चीज मिलकर बनती है, जिसकी उसकी, इस प्रकार की चीज आपकी जोड़कर बनी जाती है यहाँ पर। तो जिस स्वरनाम में शब्द द्वारा वाक्य के प्रयुक्त अन्य स्वरनाम शब्द के संबंध दर्शाया जाता है उसको क्या कहलाया जाएगा, संबंधवाचक स्वरनाम कहा जाएगा। एग्जाम्पल से, जैसा करेगा वैसा भरेगा, दोनों एक लय में बन रहा है। दूसरा, जो होना था सो हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हो, जैसा वैसा, जो वो, जो सो, जिसकी उसकी, इस प्रकार के कीवर्ड्स आपको देखना पड़ेगा, जितना उतना, इस प्रकार के आपको। जैसे कि एक देखा होगा, जो परिश्रम करेगा वो सुख पाएगा, तो वही क्या हो रहा है, आपका जो परिश्रम करेगा वो सुख पा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रकार के कीवर्ड जिसका संबंध आपस में दर्शाया जा रहा हो, पहले वर्ड का दूसरे वर्ड से, दूसरे वर्ड का पहले वर्ड से। जैसे कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, आपने जिस प्रकार का चीज करा उस प्रकार का आपको फल मिला, दोनों चीज एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आपका संबंध बनता है वो क्या कहलाएगा, संबंधवाचक स्वरनाम कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक स्वरनाम। इसमें यहाँ पर देखो, हमेशा प्रश्न की बात करी जा रही है, जैसे कि क्या, कौन, कहाँ। इसमें हमेशा एक बात देखने को मिलेगी, आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जाएगा। शाब्दिक अर्थ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, डेफिनेशन भी, बस इतना ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। आप कहाँ जाएंगे, आप क्या करोगे, आप किस दिशा में जाओगे। तो हर बार आपके प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन मार्क देखने का, प्रश्न चिन्ह देखने को मिलेगा आपको, लास्ट में देखते ही पहचान जाओगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया तो फ्री के नंबर है, और वैसे पूछा नहीं जाता है। ओके, तो ये 3 आपके पूरे के पूरे 6 प्रकार के स्वरनाम थे। तो आज का अपना टॉपिक लिख लीजिए, क्या है हमारा टॉपिक, कारक। अब ये कारक किसको कहते हैं, तो सरल शाब्दिक शब्द में कहा जाए तो संज्ञा या स्वरनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द
कारक कहलाते हैं। यानी कि चाहे वो संज्ञा हो चाहे वो स्वर नाम हो। अब संज्ञा किसे कहते हैं, तो मैंने आपको जब संज्ञा पढ़ाऊंगा तो अब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि किसी भी वस्तु स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, और संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर किसी और चीज का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, स्वर नाम। तो संज्ञा या स्वर नाम का क्रिया के साथ जब संबंध बताने वाला कोई शब्द होता है तो उसको क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। आप तक कोई परिभाषा नहीं पूछी है, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कारक के टोटल आपके 8 भेद होते हैं। कौन कौन सा, तो टेबल आपके सामने मैंने पूरी रख रखी है, और जोन से आपके सामने देखो, एक तरफ मैंने लिख रखे हैं कारक और दूसरी तरफ लिख रखे हैं उसके विभक्ति। तो ध्यान रखिएगा, ये 8 कारक के जोन जोन से विभक्ति होते हैं, तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस भी वहां से पूछ लिए जाते हैं। अब इसको ध्यान कैसे रखना है, तो मेरे साथ पीछे पीछे 2 बार बोलिएगा। पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, एक तरफ है कर्ता यानी कि कारक, और दूसरी तरफ उसके आपके विभक्ति। तो कर्ता का विभक्ति क्या होगा, ने, कर्म का को, करण का से के द्वारा, संप्रदान का को के लिए, अपादान का से अलग होना। आप ध्यान रखिएगा, से जो है वो आपका 2 में आता है, एक तो अपादान में आता है और दूसरा आपका कारण में आता है। देख सकते हो दोनों में से हैं, लेकिन आपका कारण जो होता है उसमें से के द्वारा, वहां पर से सिंपल वाला से होता है, लेकिन अपादान में आपका से वो वाला से होगा जहां पर कोई चीज अलग हो रही होगी। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो वो से क्या होगा, पेड़ से पत्ता जो हो गया वो अलग हो गया। तो अलग होने की विभक्ति जहां पर आए वो वाला होगा आपका अपादान। ओके, नेक्स्ट है आपका संबंध, जिसमें आपका का, के, की, रा, रे, री। ध्यान रखिएगा, का, के, की, रा, रे, री, ये विभक्ति आती है संबंध में, अधिकरण में आती है में पर, और संबोधन में आती है हे, अरे, ओ। ओके, तो ये तो हो गया आपकी विभक्ति। अब इसको ध्यान में कैसा रखा जाए, तो मेरे पीछे 2 बार बोलिए, 3 बार बोलिए, 4 बार बोलिए लगातार कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबोधन का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर, संबोधन ए, अरे, ओ। ओके, तो 3-4 बार इसको रिपीट करिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रे, रा, री, अधिकरण में पर, संबंध हे, अरे, ओ। 10 बार बोलोगे आप इसको, सारी तरीके से आपको रट जाएगा। जोन सा चिन्ह जिसके सामने होगा ना वही आपको याद होगा। जैसे कि आप बोल सकते हो कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपदान का को के लिए अपदान से अलग होना, संबोधन का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओ। तो जैसे देख सकते हो कैसे मेरे मुंह पर रटा हुआ है। क्यों, क्योंकि उसको आप अब 10 बार बोलोगे ना तो आपको सारा का सारा टेबल याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं टेबल में, इसलिए आपको दिखवा रहा हूँ, इसलिए चिन्ह बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि कर्ता का विभक्ति चिन्ह बताइए। तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने है। ओके, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इन टेबलों को। चलिए अब इन 8 को एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये है क्या और उसके पीछे ट्रिक क्या है, वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो पहला हो गया आपका कर्ता कारक। अब ये क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, कर्ता अर्थात करने वाला, यानी कि जो भी आपका कर्ता होगा ना वो क्या होगा, करने वाला होगा। जैसे कि राम ने, अब यहाँ पर राम क्या है, कर्ता है, वो क्या कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा हो, चाहे वो खाना खा रहा हो, खेल रहा हो, किताब पढ़ रहा हो, क्रिया करने वाला जो होता है वो कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता मतलब करने वाला, यानी कि राम। अब सरल शब्द में बोल सकते हो कि वाक्य में क्रिया काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने कुछ नीचे लिख रखे हैं, लेकिन ये तो हो गया आपका सरल शाब्दिक अर्थ। अब हम इसको पहचाने कैसे, तो ट्रिक है इसकी, तो क्रिया के साथ हमेशा जो होगा वो प्रश्न में आएगा कौन। अगर प्रश्न में आपका कौन लगाया जाता है और वो प्रश्न पूरा बन जाता है और उसका उत्तर मिलता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका कर्ता कारक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि लड़का खेल रहा है, अब यहाँ पर कर्ता की जगह आप क्या लगाओगे, कौन। कौन खेल रहा है, प्रश्न बन रहा है बिल्कुल सिंपल, कौन खेल रहा है, तो लड़का खेल रहा है। दूसरा, सूरज चमक रहा है, कौन चमक रहा है, सूरज। नेक्स्ट है आपका पत्थर लुढ़क रहा है, कौन लुढ़क रहा है, पत्थर। अब यहाँ पर और कुछ भी लगा सकते हो तो आपका यहाँ पर नहीं होगा। देखिए लड़का खेल रहा है, क्या खेल रहा है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ही बदल गया कि क्या खेल रहा है, वो चाहे लूडो खेल रहा हो या कोई और गेम खेल रहा हो, तो लेकिन वहाँ क्वेश्चन बदल गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हम पूछेंगे कि कौन खेल रहा है, तब पता चल जाएगा आपको सीधा सीधा लड़का खेल रहा है। तो यहाँ पर ट्रिक आपकी यही है कि कर्ता में हमेशा क्या कहलाएगा, आपका कौन से विभक्त होगा, मतलब आप उसमें कौन लगाओगे तो प्रश्न आपका बन जाएगा, और जब उसका उत्तर मिले, जो सही प्रश्न बनता है उसका उत्तर मिले, तो कहां पर होगा, आपका कर्ता कारक होगा। ओके, ध्यान रखिएगा इस विभक्ति को। नेक्स्ट है आपका
कर्म कारक। अब इसका सरल शाब्दिक अर्थ में कहा जाए तो व्यक्ति की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति जो क्रिया करेगा उसका जो फल संज्ञा पे पड़ता है, यानी कि करने वाले पे पड़ता है, वो क्या कहलाता है? आपका कर्म कारक कहलाता है। अब इसकी ट्रिक क्या है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमेशा क्या का प्रश्न ढूंढोगे तो आपको क्या का प्रश्न मिल जाएगा। और मेन बात यहाँ पर ये भी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका कर्ता भी होता है और यहाँ पर आपका कर्म भी होता है। तो जब भी आपके ऑप्शन में कर्ता और कर्म दोनों ऑप्शन हो तो वहां पर हमेशा कर्ता सही माना जाएगा। ओके, कर्ता में कभी भी कर्म नहीं होता, लेकिन कर्म में कर्ता भी होता है और कर्म भी होता है। जैसे कि आपका मनोज समाचार पढ़ता है, तो यहाँ पर देखो कौन का भी आंसर मिलेगा और क्या का भी आंसर मिलेगा। इसलिए जब भी आपका कर्म कारक होगा वहां पर कर्ता कारक ऑप्शन में नहीं देने को मिलेगा आपका। ओके, तो मनोज समाचार पढ़ता है, तो मनोज क्या पढ़ रहा है? समाचार। मनोज क्या पढ़ता है? समाचार पढ़ता है। दूसरा, मनीष ने मनोज को पुस्तक दी। मनीष ने मनोज को क्या दिया? मतलब पुस्तक दी। नेक्स्ट है, गोविंद क्रिकेट खेल रहा है। गोविंद क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो जब भी आप क्या लगाकर विभक्ति करोगे तो आपको उत्तर उसका मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो समझ लीजिएगा क्या है? कर्म कारक है। नेक्स्ट है आपका करण कारक। अब करण कारक का अर्थ क्या होता है? तो करण का अर्थ होता है आपका साधन, यानी कि कोई काम आप खुद ना करके किसी साधन के इस्तेमाल करके आप उस काम को करोगे तो वो क्या कहलाएगा? करण कारक कहलाएगा। शाब्दिक अर्थ में अर्थात जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे क्या कहा जाता है? करण कारक कहा जाता है। अब यहाँ पर विभक्ति यानी कि ट्रिक क्या है? तो जब भी आपको कैसे या किससे करने पर प्रश्न का जवाब मिले तो समझ लीजिएगा वो क्या कहलाएगा? आपका करण कारक कहलाएगा। शाब्दिक यानी कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि मैं साइकिल से बाजार गया। मैं कैसे, यानी कि ध्यान रखिएगा किस से बाजार गया। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन लगा के देखिए, कैसे या किस से, कुछ भी लगा के देखो, आंसर मिले तो समझ लीजिएगा। मैं साइकिल से बाजार गया। मैं किस से बाजार गया? तो साइकिल से। नेक्स्ट है, आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं। आजकल किसके द्वारा समाचार भेजे जाते हैं? तो किसके द्वारा भेज रहे हैं? आपके ईमेल के द्वारा। नेक्स्ट है, उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई। तो उसने किताब किसके द्वारा भिजवाई? नौकर के द्वारा। तो यहाँ पर देख लो, कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें साधन का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो आपका साइकिल साधन हो या फिर ईमेल साधन हो या फिर नौकर साधन हो। हमेशा कोई काम क्या करवाता है? वो साधन की मदद से करवाता है। तो क्या कहलाएगा? करण कारक कहलाएगा। अगर आपको साधन ढूंढना नहीं आता है तो कैसे और किससे प्रश्न लगा के देखिए, निकल के आएगा तो करण कारक कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका संप्रदान कारक। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? या तो उसके लिए काम करेगा या उसे कुछ देगा, वो क्या कहलाएगा? संप्रदान कारक कहलाएगा। कैसे पहचानेंगे? ट्रिक के माध्यम से। तो जब भी आप प्रश्न करोगे किसके लिए या किसको, तब आपको उसका आंसर मिलेगा तो समझ लीजिएगा क्या है? संप्रदान कारक है। कैसे? किसके लिए और किसको। देखिए क्वेश्चन एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे कि पहला, मोहन ने चौहान को अपनी पुस्तक दे दी। मोहन ने किसको अपनी पुस्तक दे दी? चौहान को। ऑप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट है, वह इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है। वह किसके लिए दिल्ली आ रहा है? इलाज के लिए। नेक्स्ट है, वह पढ़ने हेतु कॉलेज गया। वह किसके लिए हेतु कॉलेज गया? पढ़ने हेतु। तो यहाँ पर आपको किसके लिए या किसको जोड़कर देखोगे तो वहां पर आपको उत्तर मिले तो क्या कहलाएगा? आपका संप्रदान कारक कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका अपादान कारक। अब अपादान कारक में क्या होता है? तो वाक्य में संज्ञा स्वरनाम की जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी कि आपका वाक्य जो होगा, संज्ञा या स्वरनाम जिस रूप में आपको उसको अलग करोगे या तुलना करोगे तो वो जब भी कोई भाव प्रकट करेगा वो क्या कहलाएगा? अपादान कारक कहलाएगा। जिसमें मैंने आपको बोला था करण कारक और अपादान कारक में सेम होता है, लेकिन विभक्ति करने पर उसमें क्या होता है? एक में नॉर्मल आता है और दूसरे में अलग होना आता है। तो वही आपका यहाँ पर पहचान है, ट्रिक है कि जो भी चीज जिस चीज से अलग हो रहा हो ना वही क्या कहलाएगा? आपका अपादान होगा। कारण में कभी भी अलग होना नहीं होता है। ओके, जैसे कि नल से पानी टपक रहा है, तो नल से पानी क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, अलग अगला आ रहा है, तो अलग हो रहा होगा तो कैसा आएगा? अपादान कारक।
नेक्स्ट है पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से क्या हो गया, पत्ता अलग हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, अपादान कारक। नेक्स्ट है हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा क्या होगी, निकलकर अलग हो गई, तो क्या कहलाएगा आपका, अपादान कारक कहलाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपका अगलाव देखने को मिले तो क्या कहलाएगा, अपादान कारक कहलाता है। नेक्स्ट है संबंध कारक। संज्ञा या स्वरनाम शब्द के जिस रूप से उसका वाक्य में आए अन्य संज्ञा या स्वरनाम शब्द के साथ संबंध ज्ञात हो उसे क्या कहलाएंगे, संबंध कारक कहते हैं। तो ध्यान रखिए जब भी आपका संबंध उसके बीच में रिलेट आपका आ जाए तो क्या कहलाएगा, आपका संबंध कारक। यानी कि जिस चीज में आपका कोई संबंध देखने को मिल जाता है वो संबंध कारक कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल है ये आपका संबंध कारक और एक संबोधन कारक दोनों बिल्कुल सिंपल है। संबंध जब बीच में जुड़ जाए तो क्या कहलाएगा, वो संबंध कारक कहलाएगा। ट्रिक आपका यही है कि उसके बीच में संबंध देखने को मिलता है। जैसे कि सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है, तो सिद्धार्थ का कॉलेज, अब यहाँ कॉलेज किसका है, सिद्धार्थ का, संबंध जुड़ गया। नेक्स्ट है श्रेया के पिताजी अध्यापक है, श्रेया क्या है, पिताजी है उनके, वो उनके पिताजी और वो उनकी बेटी है, संबंध जुड़ गया। नेक्स्ट है रोहन की बहन निकिता है, रोहन की बहन कौन है, निकिता है, संबंध जुड़ गया। तो जब भी आपका संबंध जुड़ रहा हो क्या कहलाएगा, संबंध कारक कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका अधिकरण कारक। ये क्या होता है, तो संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कि जब भी आपका कोई क्रिया होने के स्थान पर आपका समय की जानकारी मिलती है तो क्या कहलाता है, अधिकरण कारक कहलाता है। अब इसकी पहचान कैसे करोगे, तो जहां पर भी आपका कहां या कब का प्रश्न का जवाब मिले तो वो क्या कहलाएगा, आपका अधिकरण कारक कहलाएगा। जैसे कि मेज पर किताब रखी है, कहां पर किताब रखी है, मेज पर। कमरे में अंधेरा है, कहां पर अंधेरा है, कमरे में। परीक्षा मार्च में होगी, कब परीक्षा होगी, तो मार्च में होगी। तो जब भी आपका कहां और कब का उत्तर दी मिला तो वो आपका क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक कहलाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक तो आपका एक बिल्कुल इतना आसान है, इतना सिंपल है, आप इसकी है ना परिभाषा भी मत पढ़ो, ट्रिक डायरेक्ट देख लो कि जब भी आपको संबोधन चिन्ह मिले, ध्यान रखिएगा चिन्हों से रिलेटेड आपका बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस चिन्ह को क्या कहा जाता है। तो वो चिन्हों का एक आपका पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि हिंदी में कौन कौन से चिन्ह होते हैं। ओके, तो ये जो संबोधन चिन्ह आपको जहां पर भी जिस प्रश्न में या जिस एग्जाम्पल में देखने को मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका संबोधन कारक कहलाएगा। अभी संबोधन चिन्ह कौन सा होता है, तो देखा होगा आपने एक डंडी के नीचे हल्का सा बिंदु होता है, तो वो क्या कहलाएगा, संबोधन कारक या संबोधन चिन्ह कहलाएगा। जैसे कि अरे भाई, उसके बाद क्या है, संबोधन चिन्ह है, मेरी बात तो सुनो, या फिर हे ईश्वर, संबोधन चिन्ह, मेरा मार्गदर्शन करो, ओ लड़के, संबोधन चिन्ह, इधर आ। तो जब भी आपको संबोधन चिन्ह देखने को मिल जाए वो क्या कहलाएगा, आपका संबोधन कारक कहलाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपका देखते ही आपको पता चल जाएगा। अगर आपका पूछा